दोस्तों, मैं हूँ एक लेखक। मेरा नाम विजय कुमार पाल है और ये मेरी किताब है ब्लैक ड्रग्स ऑफ टेररिज्म। इसको आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पर ख़रीद सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह इस्लामिक आतंकवाद या इस्लामिक गुंडागर्दी संगठन बना बना कर की जा रही है। इसी तरह ये ज़ोहर है जिसमें इस्लामिक गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ हमारे देश की नारियों ने जौहर किए अपनी असमत बचाने के लिए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि दूसरी गैर मुस्लिम औरत की इज्जत कुछ नहीं होती। ये तीसरी किताब है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरह डेमोक्रेसी और संविधान का मजाक बनाया गया है लगभग सभी पार्टियों द्वारा, लेकिन कांग्रेस सबकी अम्मा है इसमें। यह है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाई विजय कुमार पाल। इसको भी आप पढ़ सकते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट पर। और जो मेरी नवीनतम किताब है वो है लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल। इसको आप पढ़िए तो आप पाएंगे कि किस तरह ये किताब लोगों के दिमाग से, लोगों के इस्लाम के नाम पर खेल कर किस तरह ये लोगों को लूट रहा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है, बाकी और भी किताबें हैं, आज का जो हमारा मौजू है वो है, जो हमने थंबनेल बनाया है, वो है लेह लद्दाख में सिर्फ खनिज की लूट के लिए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा रहा है। भाजपा देशभक्ति की बात करती है, लेकिन मेजर शैतान सिंह जहाँ शहीद हुए थे, आपको मेजर शैतान सिंह के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। मेजर शैतान सिंह कौन थे? रेजिंगा पास पर उनकी शहीदी हुई थी और वो किस तरह कम संसाधनों में नेहरू मूर्ख की बदौलत कम हथियारों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। तो ये जो हमारे राजनीतिक हैं, ये तो बड़े ही मूर्ख हैं। ये अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे वहाँ पर युद्ध में, और गरीबों को, बच्चों को ये मरवा सकते हैं। तो मेजर शैतान सिंह का हिंदी में विकिपीडिया में बता देता हूँ, वो शहीद हुए थे, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। तो देखिए, मेजर शैतान सिंह का बता देता हूँ। शैतान सिंह का ये विकिपीडिया है। शैतान सिंह कहाँ थे? शैतान सिंह भाटी, मेजर शैतान सिंह भाटी एक राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। 1 दिसंबर 1924 को पैदा हुए। मृत्यु 18 नवंबर 1962 में हुई। और कैसे हुई वो हम बताते हैं। इन्हें वर्ष 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। इनका निधन 1962 के भारत चीन युद्ध में हुआ था। इन्होंने अपने वतन के लिए काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अंत में शहीद हो गए और भारत का नाम रोशन कर गए। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कुमायूं रेजिमेंट, जिसमें हमारे वीर यादव या अहीर जिनको कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद थी। और आज भी कुमायूं रेजिमेंट में बहुत बड़ी तादाद में अहीर होते हैं। तो चुशुल सेक्टर में तैनात किया। कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में थे। सिंह की कमान के तहत सी कंपनी रेजिंगला, ला का मतलब पास ही होता है, या रेजिंग पास बोल दो, रेजिंगला में एक पोस्ट पर थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हमला कर दिया। सामने से कई असफल हमलों के बाद चीनी सेना ने पीछे से हमला कर दिया। भारतीयों ने आखिरी दौर तक लड़ा, परंतु अंत चीनी हावी हो गए। युद्ध के दौरान लगातार पोस्टों के बीच सामंजस्य बनाते रहे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अरे यार, मैं कह रहा हूँ बड़ा हो जा। गंभीर रूप से घायल हो गए, और जब वो गंभीर रूप से घायल हो गए, हाँ जी, लो इसको ऐसे ही करते हैं, रुक जा, बड़ा करने के बाद इसको हम इसी तरह। तो इस शैतान सिंह भाटी का जन्म तो बता दिया। तो ये जब गंभीर रूप से घायल हो गए, तो चूँकि हुए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के दायरे तक गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। उसकी इन वीरता भरे प्रेम को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1963 में परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। रेजलंग का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। रेजांगला का युद्ध के दौरान कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। हुआ क्या था कि 18 नवंबर 1962 को सुबह चीनी सेना ने हमला कर दिया, पर भारतीयों ने आक्रामक तरीके से तैयारी की थी, क्योंकि उन्होंने चीनी सेना को सुबह 5 बजे के मंद प्रकाश में आगे बढ़ते हुए देखा था। जैसे ही भारतीयों ने दुश्मन को पहचाना, उन पर लाइट मशीन गन, राइफल, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए। 4:30 बजे चीनी सेना ने पुनः मोर्टार के हमले शुरू कर दिए और लगभग 1350 चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। चीनी सेना द्वारा सामने से किए हमले असफल होने के बाद लगभग 400 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला कर दिया। साथ ही 8वीं प्लाटून पर मशीन गन और मोर्टार से पोस्ट के तार
बाढ़ के पीछे से हमला किया गया और 7वीं प्लाटून पर 120 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। भारतीयों ने 3 इंच 76 मिलीमीटर गोले के मोर्टार से मुकाबला किया और कई चीनी सैनिकों को मार दिया। जैसे ही आखिरी 20 जीवित लोग बचे, भारतीयों ने अपनी खाइयों से बाहर निकालकर चीनी सैनिकों के साथ हाथ से हाथ लड़ने वाले लग गए। हालांकि प्लाटून जल्दी चीन के अतिरिक्त सैनिकों के आगमन से घेर ली गई और आखिरकार 7वीं और 8वीं प्लाटून में कोई जीवित नहीं बचा। युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह भाटी पोस्टों के बीच सामंजस्य तथा पुनर्गठन बनाकर लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। चूँकि वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे थे, अतः वे गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में भारत के 123 में से 109 सैनिक शहीद हुए। वीर गति को प्राप्त होने के बाद इनके पार्थिव शरीर को जोधपुर लाया गया और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और इनका पार्थिव शरीर भी बहुत दिनों बाद लाया गया था। तो दोस्तों, वहीं पर जहाँ ये शहीद हुए थे, एक वो बनाया गया, स्मारक बनाया गया, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार ने उनका स्मारक भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार क्यों किया गया। ये लोग कहते हैं कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तानी एजेंट है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूँ, उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, तुफेल चतुर्वेदी है जो बीजेपी के गुण गाते हैं, जिनका चैनल चलता वो भी पाकिस्तान गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी पाकिस्तान गए थे, समझौता एक्सप्रेस चलाई थी। तो ये सारे के सारे पाकिस्तानी एजेंट हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो राहुल गांधी को भी बचाया था। मणिशंकर अय्यर हर रोज़ पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से फिर आकर आग उगलते हैं। क्या मणिशंकर अय्यर को गिरफ्तार किया गया? फिर मोदी जी तो नवाज शरीफ की बहन या भतीजी की शादी में शामिल होने गए थे और उनकी बहन को, उनकी माँ को धोती दे के आए थे। जो व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान को ठुकरा कर ये बोलते हैं कि मैं तो कोई देवी प्रकृति से पैदा हुआ हूँ, यानी कि मैं जैविक पदार्थ ही नहीं हूँ, जो कि साइंस के हिसाब से बहुत असंभव है, और जो अपनी माँ के मुंडन में न बैठकर इधर उधर घूमने निकल जाए, जो 13 दिन का शोक ना मना सके, वो व्यक्ति कह रहा है, वो व्यक्ति ऐसी सदाचारिता की बात करे तो समझ में नहीं आती। तो फिर मोदी जी भी वहाँ गए थे, साड़ी तक दे आए उनकी माँ को। फिर नवाज शरीफ ना, इस तरह के आदान प्रदान चलते हैं। फिर सोनम वांगचुक को तो वीज़ा आपने ही दिया था, पासपोर्ट आपने ही बनवाया था, आपने क्यों नहीं रोका? कोई सोनम वांगचुक मेरी तरह, कोई विजय कुमार पाल की तरह एक छोटा मोटा लेखक तो है नहीं जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि 12-14 किताबें लिखी हैं मैंने। तो सोनम वांगचुक तो दुनिया में सब जाने जाते हैं। और रही बात इसकी कि इनके बहुत फ्रॉड हैं, मैं कहता हूं जो अगर फ्रॉड है, इन्होंने गलत धन का संशोधन किया तो उस पर कार्रवाई हो। सोनम वांगचुक पर प्रूफ हो कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, कार्रवाई हो, लेकिन उससे पहले फिर मोदी जी पर भी कार्रवाई हो। तो ये सारा खेल दोस्तों चल क्या रहा है? ये सारा खेल चल रहा है, वहाँ पर लद्दाख में मिनरल्स हैं, लद्दाख में डोलोमाइट है, लद्दाख में गोल्ड भी मिल सकता है, लद्दाख में कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि पूरा इलाका खाली है, बैरन लैंड है। इसको बैरन कोल्ड प्लेन कह सकते हैं। वहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है, इलाका ठंडा, हाइट की वजह से ऑक्सीजन की कमी है। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, आपको पता है, वहाँ पर ऊंचाई पर ही ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इलाके ठंडे हो जाते हैं। एल्टीट्यूड पर वो सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। तो वहाँ खनिज पदार्थ हैं। अडानी और अंबानी की नज़र, अंबानी का तो शायद ना हो पर लेकिन सूर्या इंटरनेशनल, अंबानी की कौन सी, अडानी एनर्जी या सिनर्जी और टाटा पावर की इस पर नज़र लगी हुई है, और इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है कि सीधा ये कंट्रोल में रहेगा भारत सरकार के में, जो आजकल बीजेपी की सरकार है। और आपको पता है कि ये आडवाणी, अंबानी और ये मोदी, ये तीनों बड़े बिजनेसमैन हैं। अब मोदी के लड़के में ऐसी क्या खूबी है कि उस मूर्ख जैसा को आपने बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। तो ये पूरी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को लूटने की चाल है, लद्दाख के मिनरलों पर कब्जा करने की चाल है। तो मैं तो ये कहता हूँ, अडानी अंबानी को जहाँ जहाँ ज़मीनों पर कब्जा किया, इनको भगाओ, क्योंकि उतना ये मुआवजा देते नहीं है। हमारे गांव के पास भी रिलायंस एक रोड है, मेरे गांव के पास भोगापुर मेरा गांव है, वहाँ भी रिलायंस यही किसानों की ज़मीन औने पौने दामों पर लूट कर उस पर प्लांट लगाना चाहती थी,
और रिलायंस एनर्जी का प्लांट तो शाहजहांपुर में ग्वारी गांव में फेल हो चुका है। वहाँ मायावती ने भी इस तरह डंडे बरसाकर लोगों से ज़मीन छीनी। तो ये सारे जो राजनेता हैं जूते के यार, इनको जूते से पीटा जाना चाहिए। ये जैन जी कर रहे हैं कि भारत में जैन जी नहीं हो सकता। भाई जैन जी है क्या आखिर? लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, गरीबों के बच्चे पुलिस में जा रहे हैं, सीआरपीएफ में जा रहे हैं, सेना में जा रहे हैं, और हमारे ही नागरिकों को मरवाया जा रहा है उन गरीब बच्चों से। क्या सीआरपीएफ में जिन्होंने कल लाठी चार्ज किया, मजबूरी में उन्होंने उन्हीं लोगों पर गोली चलाई जो उनके ही जैसे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार गरीबों को आपस में लड़वा रही है और वहाँ पर लद्दाख के संसाधनों की ये लूट मचाना चाहते हैं, जिसमें अंबानी अडानी तो कम से कम शामिल है। तो क्या भारत के लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने डरपोक हो गए हैं? क्या हमारी सेना में जो हमारे जवान बच्चे जा रहे हैं, क्या सीआरपीएफ या सेना में जो जवान बच्चे जा रहे हैं, क्या वो इतने समझदार नहीं है कि हम अपने लोगों पर गोली क्यों चलाएं इन मूर्ख राजनेताओं को कहने से, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गरीबों के खेत को उजाड़ना है, किसानों के खेत को उजाड़ना है, उनके खनिज पदार्थों को लूटना है। किसान कितने बेकार हो गए, हर साल 2-3 करोड़ किसान मजदूर होकर, किसानी से गायब होकर दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में मजदूरी करने जाता है। क्या ये देश का भविष्य है? अडानी अंबानी की तिजोरियां भरती चली जा रही हैं, सत्ता पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, लाठी चला रही है। पुलिस वालों को भी समझना चाहिए, आप भी गरीब के बच्चे हो, आपने भी गरीबी भोगी है और आपने कम से कम ज़मीनी हकीकत सुनी होगी। किस तरह ये मारवाड़ी व्यापारी समुदाय गांव में बस जाता था, पूरे गांव को अपना कब्जा कर लेता था। आज ज़रूरत है इन मारवाड़ियों को, इन बेईमान व्यापारियों से निपटने की, और सरकार तो इन बेईमान अडानी और अडानी के हिसाब से चल रही है। तो आपको ये उम्मीद लगती है कि सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? तो इसके लिए हमें युवाओं को आगे आना होगा। लाठी गोली खाने से कोई डरता नहीं है, और हमारे पुलिस वाले और सीआरपीएफ आर्मी के लोग इतने मूर्ख नहीं है कि वो बिना बात के लाठी गोली चलाएंगे। जिन्होंने 4 लोगों को मारा है वो लोग भी अब अपने अंदर आत्मग्लानि महसूस कर रहे होंगे, जो सीआरपीएफ के लोग हैं। हो सकता है मेरे उत्तर प्रदेश के हों या कहीं के भी हों, उनको भी आत्म विवेचन करना होगा कि हम पब्लिक के साथ रहें या इन लुटेरे लोगों के साथ, इस लुटेरी सरकार के साथ, जो अडानी और अंबानी को हर जगह लोगों की पूंजी और संपत्ति और लद्दाख को लूटने का ख्वाब देख रही है। ये ख्वाब पूरे नहीं होने देंगे। और ये जैन जी कहकर युवाओं को बदनाम ना करो। युवाओं में आक्रोश है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। मोदी जी तो जो चाहे वो खा लेते हैं, सूट बदल लेते हैं। एक गरीब की माँ की धोती भी नहीं है, आपको उनको धोती पहनाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। बिहार में अब 10,000 रुपये औरतों को देने ललचा रहे हैं। क्या गरीब की कीमत 10,000 रुपये रह गई है? क्या गरीब बकरी और गाय से भी सस्ता है? एक कुत्ता आप खरीदने जाते हो तो 2-2 लाख के कुत्ते होते हैं, लेकिन एक गरीब जो बिहार की गरीब औरत है उसकी कीमत 10,000 इन्होंने आंक दी है। देखिए, कीमत ये नहीं आंकेंगे, कीमत देश का जो नौजवान है, देश का नागरिक, देश का सैनिक, हमारे पुलिस बल जो हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, इंटरनल गुंडागर्दी से बचाते हैं, वो आंकेंगे। ये मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी की कोई हैसियत नहीं। इनको सत्ता से बाहर करना ही होगा, वरना तो ये अडानी पूरा देश को लूट कर खा जाएगा। और ये राहुल गांधी भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, मैं इसके फेवर भी में नहीं। इन सब नेताओं को सड़क पर उतरकर इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये पुलिस हमारी है, ये आर्मी हमारी है। आज तो मेजर साहब यश मोर ने भी कह दिया कि ये गोली जो चलाई गई, गलत गोली चलाई गई, तो हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये युवाओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्या कुकर्म ये बीजेपी के नेता नहीं करते हैं? बीजेपी के नेता हॉस्पिटल चलाते हैं, महंगे हॉस्पिटल चलाते हैं। कानपुर या लखनऊ में बोरा हॉस्पिटल चलता है, वो बीजेपी के नेता का है। ब्रजभूषण शरण सिंह भवन कॉलेज चलाते हैं, कितनी फीस रखते हैं ये भी आप पूछ लो। कमलनाथ का स्कूल चलता है। ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब ज़रूरत है जनता को एक होने की, पुनर्गठन होने की। जनता के पास वो ताकत है। इन ऐसे लोगों को जो लद्दाख को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकें। नरेश टिकैत तो एक मूर्ख था, राकेश टिकैत तो एक मूर्ख था, जो खालिस्तानी उसके अंदर आकर भारत का झंडा तिरंगा हटा गए, इसलिए वो आंदोलन फेल हुआ। ऐसे मूर्खों को भी पहचानना है,
कोई देश विरोधी तत्व हमारे साथ हमारे आंदोलन में न घुस जाए। ऐसे लोगों को वहीं जूते मार कर भगा देना है, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे वो जिहादी हो। हमारा देश शुद्ध, जो देश हित में काम करने वाले हैं उनका आंदोलन होना चाहिए। आपके आंदोलन फेल इसलिए हो रहे हैं, कभी जिहादी घुस जाते हैं, कभी खालिस्तानी घुस जाते हैं और सरकार उसके मज़े लेती है। सरकार तो इस आड़ में आपको बदनाम कर देती है और आप बदनाम होने लायक भी हो। क्यों खालिस्तानी आपके अंदर घुसते हैं? और सरकार तो अपना उल्लू सीधा कर रही है, अडानी को धीरे से ज़मीन दे देगी। सोनम वांग को जो डिक्लेयर कर दिया ये पाकिस्तान का एजेंट है, तो सबसे बड़े एजेंट अडानी और अंबानी के ये बीजेपी के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री हैं। ये अडानी अंबानी के, देखो अंबानी की शादी में ये ऐसे गए, एक प्रधानमंत्री होकर वहाँ शादी में जा रहा है। इससे नैतिक अवमूल्यन हो ही नहीं सकता। तुम्हारी दोस्ती कब से अंबानी से हो गई? कब से अंबानी तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी अंबानी से? अंबानी कहाँ का रहने वाला, आप कहाँ के रहने वाले? तुम तो आरएसएस में स्वयंसेवक थे, तुमसे कब रिश्तेदारी हो गई? तुमने तो शादी नहीं की, तो रिश्तेदारी कहाँ से हो गई तुम्हारी? तो वहाँ जाके खड़े होते हो, आप अपना नैतिक अवमूल्यन कर रहे हो। मेरी नज़र से आप उसी दिन गिर गए थे जिस दिन आप अंबानी की शादी में गए थे। और वो लोग भी जो अंबानी की शादी में गए थे वो लोग भी भड़ुए हैं, दलाल हैं सत्ता के। ऐसे लोगों से लड़ने का वक्त है। ये जैन जी कहकर युवाओं की भावनाओं का दबाया नहीं जा सकता, उनका अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और सोनम वांगचुक विलेन नहीं, खलनायक नहीं, वो हीरो है। और मोदी और अमित शाह उनके सामने जीरो हैं। अंधभक्तों को तो बुरा लगे, मैं भी आरएसएस की शाखाओं में जाता हूँ, लेकिन मैं अपना ब्रेन रखता हूँ। जो कौमें ब्रेन नहीं रखती, जैसे इस्लाम में मुसलमान जो ब्रेनलेस हैं, जो दंगे करते हैं, जो कौमें ब्रेन नहीं रखती वो बर्बाद हो जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा सत्य बोलते हैं। बुरा लगे लग जाए, मोदी से मुझे राशन नहीं खरीदना, मोदी को तो हम बनारस से हरा देंगे। अगर इसको उनको लगे कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो मैं ओबीसी समुदाय से आता हूँ, जिसकी आबादी 52% है इस देश में। तुमको सत्ता से बाहर करने में 2 मिनट लगेंगी, तुम्हारी औकात नहीं जो हमको चैलेंज कर सको। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।